Hello everyone, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you are good. Now it's me signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे. एज यू नो दैट हमारा कोर्स 8 का सीरीज चल रहा था बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम, और जिसमें कि हम लास्ट यूनिट पे प्रोसीड कर चुके हैं और लास्ट यूनिट के जो 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम खत्म करेंगे. इसके बाद हमारा कोर्स 8 का कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा. आप सभी देख सकते हैं और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. चलिए यूनिट 6 में ही हम आज लास्ट टॉपिक की बात करते हैं. सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन में से पहले हमने 2 टॉपिक्स को क्लियर किया है. आज उसी यूनिट का यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक है सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन में. तो जो आज का टॉपिक है आप देख लीजिए, एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यूज. जो हम शिक्षा पढ़ेंगे, शिक्षा और आधुनिक मूल्य क्या है उसके कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे 2 टॉपिक दे रखे हैं. पहला टॉपिक है आपका इक्विटी एंड इक्वालिटी. नंबर 2 पे है आपका पहला टॉपिक था आपका इक्विटी एंड इक्वालिटी. नंबर 2 पे है आपका इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी एंड द सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विद रेफरेंस टू द अम्बेडकर. तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि एजुकेशन में मॉडर्न वैल्यूज़ की क्या रिलेशनशिप है. फिर इसके बाद हम इक्विटी एंड इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. देन वी विल मूव ऑन द इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी एंड द सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विद रेफरेंस टू द अम्बेडकर. तो अम्बेडकर जी के रेफरेंस में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. और यहाँ पे हम कंप्लीट क्या करेंगे, हमारा ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार टॉपिक का कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यूज़, इक्विटी एंड इक्वालिटी, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड सेकेंड इज द अंडरस्टैंडिंग सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विद स्पेशल रेफरेंस टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो ये 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे. इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं, क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारा होगा द लर्नर विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट द मॉडर्न वैल्यूज, इक्विटी, इक्वालिटी, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट अंडरस्टैंडिंग सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विद रेफरेंस टू द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो चलिए ये तो थोड़ा सा इंट्रो था. अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो मॉडर्न वैल्यूज़ ऑन एजुकेशन. तो उससे पहले थोड़ा सा मैं एजुकेशन और मॉडर्न वैल्यू कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगी. जैसे जैसे आपको पता होता है कि हमारी सोसाइटी की नीड, रिक्वायरमेंट, परिवर्तन आते रहते हैं, वैसे ही क्या होता है हमारी लाइफ स्टाइल में भी जीने का चेंजेस जो होता है, तरीका जो होता है उसको हम बदलते हैं टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे पहले के टाइम पे अगर देखेंगे तो जो हमारी संस्कृति थी वो बहुत महान थी, लेकिन हमारी संस्कृति जो थी वो क्या थी, मॉडर्न नहीं थी. लेकिन अभी की अगर हम करंट कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो आधुनिक संस्कृति या मॉडर्न संस्कृति आने से क्या हो रही है, हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं. हमारी मूल्य जो हैं जिसको पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, समाज में एक स्टेटस बनाता है कि हमारा वैल्यू है, हमारा आदर्श है, हमारी मूल्य है. तो जो हमारी आधुनिक वैल्यूज़ हैं आज के करेंट टाइम में क्या हो रहा है, इसका हार्श हो रहा है. हमारी संस्कृति को हम खोते चले जा रहे हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. बहुत ही अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया, जिसके तहत हम बहुत चकाचौंध की जो दुनिया है उसी में रहना पसंद करते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज़ को ख़त्म करते चले जा रहे हैं. तो पर हमें ऐसा नहीं करना है. एजुकेशन के थ्रू हमको बच्चों में वो मॉडर्न वैल्यूज़ ला कर डालनी है कि हम कितने भी बड़े डिग्री होल्डर हो जाएँ, हम कितने भी बड़े क्वालिफाइड हो जाएँ, हम कितनी भी नॉलेज रखें, बट अपनी वैल्यूज़ जो कि हमारी रूट होती हैं, हमारी जड़ें होती हैं, हमारी धरोहर होती हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकते. तो बच्चे में हम वैल्यूज़ का विकास करने के लिए सबसे बड़ा टूल हम एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं. और एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ किस तरीके की होती हैं, हमारी शारीरिक वैल्यूज़, आर्थिक वैल्यूज़, एंटरटेनमेंट वाली, कैरेक्टर वाली, डेवलपमेंट, मैंचुअल, फिर इसके अलावा रिलीजियस वैल्यू, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें क्या होती है, विद्यमान होती है. और हम मूल्यों को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं. तो हमको ऐसा नहीं करना, हमें अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना है कि उनके अंदर वो वैल्यूज़ क्या रहें, जिंदा रहें. उन वैल्यूज़ का जो सब्स्टिट्यूट है उसको वो धीरे धीरे अपनी जनरेशन से नेक्स्ट वाले जनरेशन को फॉलो करें. तो इसलिए आज की डेट में आपने देखा होगा कि एजुकेशन में हम करिकुलम, जो भी करिकुलम या पाठ्यक्रम जो हम पढ़ते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि ये वैल्यूज़ को डाला जाए. और हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे हमारी बढ़ती हुई इच्छा है, तो अगर हम उस इच्छा को कंप्लीट तो करेंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, बट अपनी वैल्यूज़ को साथ में लेकर चलेंगे, है ना. तो इनके बारे में बात कर सकते हैं हम.
इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि वैल्यू, जो व्यक्ति मॉडर्न वैल्यू को अडॉप्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपने समाज के नियम परंपराएं इन सब से हट कर कुछ अलग डिसीजन लेने का काम करेगा। उसमें हेल्प कौन करेगा? आपकी शिक्षा। आपने पहले देखा होगा कि पहले जो व्यक्ति है उसमें जैसे जाति के बारे में डिस्क्रिमिनेशन होता था, रिलीजन के बारे में, फिर ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पीछे खींचती थी। तो व्यक्ति क्या करता था? अपनी वैल्यूज़ को छोड़ नहीं पाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है? वो डेमोक्रेटिक है, फ्री है, व्यक्ति हर तरह से स्वतंत्रता है अपने निर्णय को लेने में, और वो जिसको बिलीव करता है, जिसमें वो विश्वास करता है, उसको वो क्या करेगा? उसको वो फॉलो करेगा, है ना, उसको वो ट्रेडिशनली निभाएगा। तो आपने कहीं ना कहीं ये भी देखा होगा कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हर व्यक्ति को उन्होंने स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है। और वो स्वतंत्रता इसलिए दी हुई है कि व्यक्ति किसी भी फॉर्म में बोल सकता है, भाषण दे सकता है, सभा कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, और जीवन जीने के लिए कहीं भी जॉब कर सकता है, और प्रॉपर तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं उसमें हमको आगे ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है? शिक्षा हेल्प कर रहा है। यानी कि जो हमारी नई वैल्यूज़ हैं उनको हम ज़रूर से ज़रूर निभाएंगे। और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो अम्बेडकर जी के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, उनका क्या कहना था। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। अभी हम बात करते हैं आपकी मॉडर्न वैल्यूज़ ऑन एजुकेशन। मॉडर्न वैल्यूज़ ऑन एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट को हम ये देखेंगे कि हमारी जो शिक्षा है वो मॉडर्न वैल्यू को लेके कैसे साथ में चलती है। तो आपको अच्छे से पता है आधुनिक मूल्य तथा शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट जो देखा हुआ है, अर्ली एजुकेशन सिस्टम। हम अगर अर्ली एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलीजन बेस्ड वैल्यू, लिमिटेड स्कोप फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, वन वे कम्युनिकेशन, फ्यू ओनली गॉट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें कि जो शुरुआत में हमारा एजुकेशन सिस्टम था तो कहीं कहीं वहाँ पे शिक्षा का मेन मोटो क्या था? बच्चे को नॉलेज दे देना, इंफॉर्मेशन दे देना। ओरल काइंड ऑफ एजुकेशन थी, ओरल तरीके से गुरु लोग कम्युनिकेट करते, जैसे आपको वैदिक एजुकेशन याद होगा, वैदिक पीरियड का याद होगा, गुरुकुल सिस्टम। तो वहाँ पे लॉजिकल चीज़ों के लिए कोई भी प्लेस नहीं था। बच्चे को आया गुरु और उसने ओरल शिक्षा दे दी, और बच्चे ने सुना तो ठीक है, बच्चे ने नहीं सुना तो भी ठीक है। पहली बात ये थी। फिर वहाँ पे रिलीजन बेस्ड एजुकेशन थी, यानी कि बच्चे को धर्म के आधार पे शिक्षा दी जाती थी और उनको बोला जाता था कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो वहाँ पे चीज़ें लिमिटेड थी, स्कोप लिमिटेड था, बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी किसी भी चीज़ के लिए, या बच्चे को कोई भी प्लेस नहीं दिया जाता था कि वो क्या करे, कुछ सोच सके, उसके पीछे का रीज़न ढूंढ सके, वो अच्छे से क्रिटिकली चीज़ों को देख सके, कर सके। बहुत कम लोगों को ऐसे अवसर मिलते थे जिनके थ्रू वो शिक्षा लेते थे और लेकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीते थे। तो ये था मॉडर्न वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हमने पहले देखा कि अर्ली एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो ये पहले का टाइम था। तो पहले केवल इंफॉर्मेशन देने से मतलब होता था, गुरु लोगों को बच्चा क्या सीख रहा है उससे मतलब नहीं होता था। बट हम थोड़ा सा मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं एजुकेशन इन रिलेशन टू द, तो हमारे क्या है, हम बोलने के लिए फ्री हैं, है ना, हम कुछ भी काम करने के लिए फ्री हैं, हम अपना विचार एक दूसरे से शेयर करने के लिए फ्री हैं। इसके अलावा जो हमारी अभिव्यक्ति है हम एक दूसरे से शेयर करते हैं भाषा के माध्यम से। फिर हमारा है राइट टू एजुकेशन फॉर एवरीवन, और सभी के लिए शिक्षा का अधिकार है। जैसे आर्टिकल 21A क्या कहता है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, वो कहीं से भी बिलोंग करता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस बिटवीन पीपुल, कल्चर एंड द लाइफ स्टाइल। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मॉडर्न वैल्यू, शिक्षा के साथ साथ हमको बच्चों के अंदर क्या लाना है, मॉडर्न वैल्यू का विकास लाना है। शिक्षा के द्वारा मूल्यों को हम मॉडर्न बना सकते हैं, और जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं जिसमें हम लोग आते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन जीने का तरीका, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमको एक्सेप्ट करनी है। भाई जैसे जैसे सोसाइटी नीड करेगा, जैसा जैसा सोसाइटी का रिक्वायरमेंट होगा, हम अपने लाइफ स्टाइल को उसी के अकॉर्डिंग तो बदलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल डिजिट होकर फिक्स होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो केयरिंग फॉर द नेचर। हम लोगों को ये सिखाएंगे कि उनको प्रकृति की देखभाल भी करनी है। क्यों? क्योंकि हमको प्रकृति में ही रहना है। नेक्स्ट है बीइंग ऑथेंटिक एंड स्टैंडिंग अप फॉर वैल्यूज़, यानी कि जो भी चीज़ें सही हैं, जो भी चीज़ें वैलिड हैं, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको उनके खिलाफ, हमको उनके लिए खड़े होना है, ताकि जो हमारी वैल्यूज़ हैं क्या करें, हम वैल्यू को धारण कर पाएँ, है ना, रिटेन कर पाएँ, वैल्यू को ख़त्म ना करें कितने भी चीज़ें हों। यानी कि कुल मिला के जो वैल्यूज़ हमारा क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक विकास कर रही है, मॉडर्न विकास कर रही है, तो उन वैल्यू को हम रिटेन करते रहेंगे और अपने बच्चे में भी उन वैल्यूज़ को हम डालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, एवरीवन हैविंग द राइट टू हैव अ सेफ एंड सिक्योर। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो सेफली अपनी लाइफ को जिए और अपनी लाइफ को सिक्योर करे, ठीक है। उससे हम ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं। ये हमारी मॉडर्न वैल्यूज़ हैं। मॉडर्न वैल्यूज़ ऑल्सो वेलकम द इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड न्यू थिंकिंग। यानी कि जो आधुनिक शिक्षा है और जो आधुनिक वैल्यूज़ हैं वो क्या
हम मतलब आधुनिक वैल्यूज़ हम सारी चीज़ों का स्वागत करती है जिसमें इनोवेशन हो, नवाचार हो, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी हो, कुछ नया कर सकें, नई सोच, साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न अप्रोच, हमारे विचार, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी चीज़ों का स्वागत करती है हमारी मॉडर्न वैल्यूज़ या आधुनिक मूल्य। ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमको पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इन रिलेशन टू द मॉडर्न वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म के बारे में बात करेंगे, इक्विटी एंड इक्वालिटी। ठीक, तो अब हम जो पढ़ेंगे रिलेशनशिप, पहले आप इन दो टर्म्स को समझिए। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का मतलब होता है निष्पक्ष, है ना, या समता। ठीक है, यानी कि जस्टिस एंड फेयरनेस। जस्टिस एंड फेयरनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जस्टिस एंड फेयरनेस का मतलब क्या हुआ कि हम जैसी उनको नीड हो, जैसी उनको रिक्वायरमेंट हो, जैसी उनकी एज हो, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे। तो यहाँ पे शिक्षा के द्वारा हम मूल्यों को मॉडर्न तो बनाएंगे, लेकिन ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर कैसे डालेंगे हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? फेयरनेस और जस्टिस बताया। ठीक है, तो आप फेयरनेस एंड जस्टिस याद रख सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? हम इन दोनों टर्म को एक बार एक साथ समझने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। यानी कि इक्विटी का मतलब क्या हुआ? जस्टिस और फेयरनेस, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष। और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना या सभी को इक्वालिटी प्रदान करना। ये क्या है? मॉडर्न एजुकेशन की वैल्यू के तहत है। और देखिए इन दोनों टर्म को हम एक साथ ले सकते हैं, कैसे? देखिए इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है, ठीक। और दूसरी चीज इक्वालिटी क्या हुआ? एक तरीके का प्रोडक्ट हुआ। यानी कि इक्विटी में जो हम क्रिया करेंगे या जो प्रोसेस करेंगे, जो प्रक्रिया करेंगे, उसका प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? आपको इक्वालिटी। यानी कि इक्विटी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा। चलिए, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है और ये डायग्राम आपको शो कर रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑडियंस है जो मैच देख रही है। ठीक है, तो ये मैच जो देख रही हैं, यहाँ पे इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को शो किया गया, यहाँ पे इक्विटी। तो इक्वलिटी में मैंने क्या बोला आपको? इक्वलिटी में मैंने आपको ये बोला कि हम सभी को बराबर चीजें दे देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका मैटर क्या है, कुछ भी। तो आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या शो किया गया? इस डायग्राम में मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि जो ऑडियंस मैच देख रही है, ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे हायर लेवल का बंदा था उसको हमने एक स्टूल दे दिया। ठीक है, दूसरे वाले को एक स्टूल दे दिया, तीसरे वाले को। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? इक्वल डिवीजन कर दिया। ठीक, इक्विटी में क्या किया हमने? जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं दिया, जिसको एक की जरूरत थी हमने उसको एक दिया, और जिसको दो की जरूरत थी उसको हमने, यानी कि जैसा व्यक्ति का यहाँ पे नीड है, ठीक है, जैसा उसका रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? उनको वो फैसिलिटी दी ताकि वो क्या करे? वो इनके बराबर आ सके। तो ये इक्वलिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी सबको समान अवसर देने की बात करती है। ठीक है, समान अवसर इन द सेंस कि हम ये नहीं देखेंगे कि किसकी क्या नीड है, किसके क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन इक्विटी फेयरनेस और जस्टिस की बात करेगी, न्याय की बात करेगी कि भाई अगर कोई मान लीजिए कोई पिछड़ा जाति का है तो उसको भी 100 रुपये दे देंगे, और जो नई जाति का है उसको, जो मॉडर्न लोग में हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी 100 रुपये दे देंगे। तो ये उसके साथ फेयरनेस नहीं होगा, ये उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी के कॉन्सेप्ट को आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को। इवन कि मान लीजिए हमने किसी बच्चे का एडमिशन कराया जो कि कभी स्कूल नहीं जाता था, लेकिन उस स्कूल नहीं जाने की वजह से उसकी एज क्या हुई? उसकी एज ज़्यादा हो गई, तो उसको अप्रोप्रिएट जो क्लास होगी, मान लीजिए उसको 2 में या 3rd में एडमिशन कराना है, तो हमने उसको करा दिया, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गया है, उसने क्लास 1 नहीं पढ़ा, क्लास 2 नहीं पढ़ा। तो चूंकि हम यहाँ पे इक्वलिटी लाना चाहते हैं कि जितनी उसकी एज है उसी एज के अकॉर्डिंग उसको उसी क्लास में डाल दिया जाए, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ इक्वलिटी का। ठीक, अब उन बच्चों को क्या हुआ जो ऑलरेडी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो उनके साथ तो फिर इक्वलिटी नहीं हुई ना, उनके साथ समानता नहीं हुई। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इक्विटी के कॉन्सेप्ट को बताया। इक्वलिटी कैसे हो जाएगी? इक्वलिटी ये हुई कि आपने उस बच्चे को क्लास में एडमिशन दिला दिया उसकी एज के अकॉर्डिंग, ये बराबरी करने की कोशिश की आपने उन बच्चों के साथ, इस बच्चे को भी बिठा दिया जो कि कभी स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पे उसके साथ इक्विटी नहीं हो पाएगी। इक्विटी किस लिए नहीं हो पाएगी? क्योंकि देखिए बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, डायरेक्ट उसको आपने क्लास 3rd में बिठा दिया उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो अब उसको क्लास की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। ठीक, या तो आप उसको क्या दीजिए? एक्स्ट्रा क्लास दीजिए, आप उसको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए जिससे क्या हो, उसकी स्कूलिंग बेटर हो सके, वो उन बच्चों के बराबर आ सके जो बच्चे 3 साल से पढ़ रहे हैं, जो अभी उसने एडमिशन गया। तो अगर आप उसके साथ ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, फेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं, जस्टिस नहीं कर पा रहे, तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं क्लियर होगा। हाँ, इक्विटी के तहत आपने उसको स्कूल में एडमिशन दिला दिया जितनी उसकी एज थी, तो आप ये समझा सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। जैसे फिर एक अभी हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि हम जेंडर पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि वी आर जेंडर न्यूट्रल, है ना। हम बोलते हैं कि हमको क्या करना है, जेंडर न्यूट्रल बनना है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब कि हम किसी भी तरह का बायस व्यवहार नहीं करेंगे ना। तो आपने यहाँ पे देखा है कि जो मैन होते हैं उनके लिए कोई स्कीम नहीं बनी है ना, नो स्कीम। अगर हम जेंडर न्यूट्रल की बात करते हैं, मैन के लिए कोई स्कीम नहीं बनी है, लेकिन फीमेल के लिए बहुत सारी स्कीम बनी है। तो वो इसलिए बनी है क्योंकि ये फीमेल जो है वो डिप्राइव्ड है, पहले से ही डिप्राइव्ड है, इनको पहले से ही इक्वलिटी नहीं मिली है, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है बहुत बुरी है, इनकी सोशल कंडीशन बहुत बुरी है, और ये नंबर में ज़्यादा भी हैं। तो इनकी आर्थिक स्थिति पिछड़ा होने की वजह से इनको बहुत सारी स्कीम्स दी गई हैं, बहुत सारी प्रोविजंस बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि ये थोड़ा सा डिप्राइव से ऊपर उठे और उठने के बाद क्या इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सके। तो इस काम को कर सकते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई बंदा, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे, कोई बंदा 5th सीढ़ी पे खड़ा है, ठीक है, मानते हैं हम इसको, ये 5th इसकी ये 5th सीढ़ी है, और कोई बंदा जो है वो फर्स्ट सीढ़ी पे खड़ा हुआ है। तो जो 5th सीढ़ी पे जो खड़ा है यानी कि उसने टारगेट को अचीव कर लिया है, और जो फर्स्ट सीढ़ी पे खड़ा है तो वो डायरेक्ट 5th पे तो नहीं पहुंच पाएगा ना, तो उसको 1 2 3 4 ये सारे सीढ़ियों से होकर गुजारना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिजर्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा फ्रीडम करना पड़ेगा बायस से, कि जो पीछे रह गया उसको आप बराबर कैसे लाएंगे। भाई उसको भी तो 5th वाले सीढ़ी पे पहुंचाना है ना, वो एकदम से तो नहीं पहुंचेगा, तो उसको पीछे से आप पुश करेंगे, उसको पीछे से आप धक्का देंगे, तभी हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि सिंपल से तरीके से इक्वलिटी और इक्विटी को मैंने बताने की कोशिश की। अब हम दोनों के कॉन्सेप्ट को डिटेल में करते हैं। इससे पहले आपको इक्विटी का बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर किया हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यूज़ है, यहाँ पे इक्विटी को समझेंगे। उस डायग्राम को आप ध्यान रख सकते हैं जो मैंने बोला। तो इक्विटी का मतलब आपको पहले ही बता दिया मैंने, फेयरनेस, एग्जाम्पल भी दिया आपको, जस्टिस, है ना। यानी कि कुछ भी चीज़ होगा उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी जस्टिस के अकॉर्डिंग सभी के साथ न्याय हो, सभी के साथ समतापूर्वक व्यवहार हो, और किसी के साथ भी क्या हो, अन्याय ना हो, तो उसको हम इक्विटी बोलेंगे, यानी कि समता बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे फटाफट पढ़ते, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल को आप याद रख सकते हैं। इक्विटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयरनेस एंड इम्पार्शियल, किसी के साथ भी क्या हो, इम्पार्शियल बिहेवियर ना हो और उसके साथ फेयरनेस और जस्टिस हो। इक्वल एंड नीड बेस्ड अपॉर्चुनिटी टू बॉयज एंड गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट्स जेंडर इक्विटी, यानी कि हमको सभी को इक्वल बिहेव करना है, फिर सभी को नीड के अकॉर्डिंग देना है अपॉर्चुनिटी, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो। बॉयज़ को जो नीड हो हमको उसके अकॉर्डिंग बॉयज़ के अकॉर्डिंग देना, जो गर्ल्स की नीड होगी हमको उसको गर्ल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर इक्विटी। हम कहते हैं ना कि हम लड़का लड़की को एक जैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन लड़कियों की कंडीशन लड़कों से ज़्यादा खराब है इन कंपैरिजन टू सोसाइटी। तो हमको लड़कों के बराबर लड़कियों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेंगी, बहुत सारी स्कीम ऐसी बनानी पड़ेगी, तभी तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके वो इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को निभा पाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस टू अटेन द इक्वलिटी एज अ प्रोडक्ट, है ना। मैंने आपको बताया था कि इक्विटी और इक्वलिटी हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं। जैसे इक्विटी आपका क्या हुआ, इक्विटी मान लीजिए अगर इक्विटी आपका प्रोसेस है तो इक्वलिटी उसका प्रोडक्ट है। बिना इक्विटी के इक्वलिटी चल ही नहीं सकती है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा, टीचर्स गिव्स इक्वल एंड नीड बेस्ड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सेक्टर। टीचर का काम क्या होता है कि सभी को समान और जरूरत के अकॉर्डिंग वो सारे अवसर दें, चाहे वो सोशल इक्वलिटी हो, इन लर्निंग द एक्टिविटीज इन द ग्रुप डिस्कशन, कोई भी काम हो। एजुकेशनल इक्विटी हम कैसे ला सकते हैं, तो टीचर का काम यहाँ पे ये है कि बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको समान और इक्वल एजुकेशन देनी है, चाहे उसका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ख़राब हो और उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी ना हो, तो उसको जो भी हम डिस्कशन कराएंगे प्रॉपर तरीके से कराएंगे, ताकि हम बच्चे के अंदर ये वैल्यूज़ ला सके कि हम कुछ सपोर्ट दे रहे हैं तो वो आगे जा रहा है। और एजुकेशन इक्विटी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी हमारे मेन फैक्टर्स पे कि हम किन किन चीज़ों से बिलोंग करते हैं। भाई देखिए, जिसका सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत ख़राब होगा तो वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं होगा। आप किसी बच्चे को डायरेक्ट ला के स्कूल में डाल दीजिए, क्लास 2 में या क्लास 3 में, उसने पहले कभी स्कूलिंग नहीं की है, तो उसको करिकुलम या पाठ्यक्रम समझ में नहीं आएगा। टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए टीचर को बीइंग अ टीचर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, यानी कि लड़का लड़की जिसकी जैसी भी नीड हो उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दे और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे। नेक्स्ट है एजुकेशनल इक्विटी डिपेंड्स ऑन द 2 मेन फैक्टर। एजुकेशनल इक्विटी जो है यानी कि शिक्षा समता 2 मेन फैक्टर पे डिपेंड करती है। और देखिए, एजुकेशन इक्विटी का मतलब भी क्या होता है कि इट मीन्स टू प्रोवाइड
ड्यू शेयर टू ऑल दोज हु हैव बीन डिप्राइव्ड, यानी कि जो बहुत पीछे हैं पहले से, है ना, उनकी डिप्राइव्डनेस को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको पोजीशन में लाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा और उनके लिए ऐसी फैसिलिटी को अवेल करना पड़ेगा जो क्या थोड़ा सा वो सेटअप में आए, थोड़ा सा वो ऊपर उठे और थोड़ा सा अपना विकास करें। और विकास करने के लिए सबसे बड़ा हेल्प करेगा आपको शिक्षा। तो शिक्षा के थ्रू हम उन लोगों को पुशअप कर सकते हैं, उनको हम थोड़ा सा फैसिलिटी दे सकते हैं ताकि वो उनके बराबर आने की कोशिश करें, तभी हम इक्विटी और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके चल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 फैक्टर की बात की है, तो इन 2 फैक्टर को आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पे जो फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है इक्विटी, तो इक्विटी फेयरनेस पे डिपेंड करती है और इंक्लूजन पे। फेयरनेस का मतलब बिल्कुल आप जानते हैं नीट एंड क्लीन, यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं होगा। और इंक्लूजन का मतलब कि हम चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फेयरनेस का मतलब मैंने लिखा हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल विदाउट देयर एकेडमिक सक्सेस। हमको हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है बिना उसकी एकेडमिक सक्सेस को देखे हुए। यानी कि हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बच्चा मेरिट में बहुत अच्छा नंबर आया है, किसका एकेडमिक मेरिट परसेंटेज बहुत अच्छा है तो उसको बिल्कुल ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, जिसका मेरिट रेट कम है उसको हम कम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना है फेयरनेस के तहत। और इंक्लूजन के तहत कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू एवरीवन, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग डिजेबल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी कि इक्विटी में क्या होगा, अब हम जो एक नॉर्मल बच्चा है उसको तो हम नॉर्मल सी अपॉर्चुनिटी दे देंगे तब भी वो बहुत अच्छे से डेवलप कर लेगा, लेकिन जो डिजेबल्ड बच्चा है उसको हमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी अगर हम नहीं देंगे तो वो कैसे, बाय से तो फ्रीडम हो ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि पहले से ही डिजेबल्ड है। और तो इसके लिए हमको स्पेशल फैसिलिटी देनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड क्लासेस लेनी पड़ेगी, इसके लिए अप्रोच अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी, अच्छा टीचिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इन बच्चों को क्या करेंगे, इनके बराबर ला पाएंगे। तो इनके साथ फेयरनेस होगा और इनके साथ जस्टिस होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जेंडर के पर्सपेक्टिव में भी बात कर सकते हैं। तो देखिए ये जो डायग्राम है कहीं ना कहीं आपको शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं कि फीमेल है एक तरफ और दूसरी तरफ ये जो डायग्राम है आपका वो मेल है, ठीक है, मेल का है और ये फीमेल का है। तो अगर हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को बैलेंस रखना है तो हमको मेल को भी वही अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, फीमेल को भी वही देनी पड़ेगी। चूंकि सोसाइटी में फीमेल का जो स्ट्रक्चर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये बहुत ख़राब है, तो इनको पुशअप करने के लिए हमें बहुत सारी फैसिलिटी, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, उनको देनी पड़ेंगी। और देखिए कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को हम पीछे छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो पुरुषों के बराबर आना तो दूर है, उनकी प्रॉपरली शिक्षा भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स भी थे, आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। जैसे अगर कुछ बता दूं कि वुमेन्स को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, तो उनके लिए कुछ आर्टिकल्स भी थे, तो आप देख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 15 हो गया आपका, आर्टिकल 21A है ना, इसके तहत सबको शिक्षा का अधिकार है। फिर आर्टिकल 15 हो गया आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की किसी भी बेसिस पे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फिर इसी में आर्टिकल 15(3) के क्लॉज में बोला गया था कि वुमेन चाहे SC ST हो या किसी भी कास्ट की हो, उसको स्पेशल प्रोविजन के तहत शिक्षा लेने का अधिकार होगा। फिर आर्टिकल 29(2) हो गया, तो सेक्स, जेंडर और कलर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 30 की बात कर सकते हैं जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा के लिए वुमेन्स को ऊपर ले जाने में क्या करेंगी, हेल्प करेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स वाले वीडियो के लिए कंटेम्प्रेरी इंडियन प्लेलिस्ट जो है आप उसको देख सकते हैं, कोर्स 2, तो वहाँ पे आर्टिकल्स आपको पूरे डिटेल में मिलेंगे। और भी कोर्स 4 है जो उसमें भी मिल सकती हैं आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल को इतना डिटेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चीज़ें कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जिसके हिसाब से पढ़ना है। फिर एजुकेशन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर सकते हैं कि भाई जिनको नॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाए उनको डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा दीजिए। जैसे आपका इग्नू हो गया है ना, नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। फिर वुमेन्स को देखा होगा उन्हें आपने रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, जैसे इलेक्शन में रिजर्वेशन होता है, एडमिशन प्रोसीजर में रिजर्वेशन होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ स्कॉलरशिप होती हैं जिनके तहत हमको क्या वो दिया गया है, रिजर्वेशन दिया, ताकि इनकी कंडीशन को थोड़ा सा रन में लाया जाए और इनको भी समाज में जीने का वो बराबरी का अधिकार दिया जाए। तो यहाँ पे इक्विटी की बात की हमने कि क्या है, इक्विटी के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम इक्विटी इन एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इक्विटी इन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को हम कैसे मेजर करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। वैल्यूइंग ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ इक्वली, सभी को इक्विटी के हिसाब से, क्या चाहे टीचर हो चाहे स्टाफ हो, है ना, हमको चाहे स्टूडेंट हो, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट देना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम। इसको कैसे मेजर करते हैं, फिर नंबर 2 पे है हमारा इंक्रीजिंग
द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन रिकंस्ट्रक्टिंग द कल्चर, पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल। यहाँ पे क्या करना है, हमें बच्चों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कल्चर की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको प्रैक्टिस में लाना है, चाहे हमारे स्कूल और कॉलेजेस में हो तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है ताकि उनकी संस्कृति का विकास हो, ताकि उनके वैल्यूज़ का विकास हो। और स्कूल और कॉलेज बच्चों को जितनी इसकी प्रैक्टिस कराएंगे उतनी ही उनके अंदर आ जाएगी ये सारी चीज़ें। ठीक, फिर है रिस्पॉन्डिंग द डाइवर्सिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट। और देखिए जितनी आपको पता है ना कि बच्चे क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्न होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है बच्चों के अंदर। ठीक, तो इस डिफरेंसेस से या इंडिविजुअल डिफरेंसेस से बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेंगी एजुकेशन में, और एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, इन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द बैरियर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के जो बैरियर हैं उनको हमको ख़त्म करना है। हमको ये नहीं बताना बच्चे को कि तुमको इस बाउंड्री के अंदर सीखना है, बच्चे को हमको फ्री करना है, फ्री एनवायरनमेंट देना है, फ्री सर्कमटेंसेस देना है, मेंटली फ्री करना है, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देनी है। और जिस बच्चे को जैसी नीड है ना हमको वैसी शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो क्लास होती है एवरेज क्लास होती है, आपको अच्छे से पता है, तो जो सुपीरियर बच्चे होते हैं उनको सिलेबस जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ डल स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स भी होते हैं, तो उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो उसको ये टीचर को एफर्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए, तभी ना इक्विटी का कॉन्सेप्ट आएगा शिक्षा में। ऐसा थोड़े दे देंगे कि टीचर आया और एक ही तरीके से, एक ही टीचिंग मेथड से वो सारे बच्चों को पढ़ा दिया, बट सारे बच्चे तो डिफरेंट है ना अपने आप में। तो टीचर को उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो बच्चे थोड़े से वीक हैं उनको हम क्या, उनके साथ हम थोड़ा सा जस्टिस कर सके, उनके साथ थोड़ी सी फेयरनेस कर सके, एक्स्ट्रा टाइम देकर, एक्स्ट्रा क्लास देकर, ताकि उनको हम क्या इक्विटी के कॉन्सेप्ट में लेकर आए। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एक्नॉलेजमेंटिंग द राइट्स ऑफ स्टूडेंट फॉर एजुकेशन। बच्चे को आप ये अवेयर कराइए कि शिक्षा आपका क्या है, अधिकार है ना। आप जब से पैदा हुए हैं जब तक मरेंगे नहीं तब तक आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, और आपके पेरेंट्स भी आपको इस शिक्षा को लेने से नहीं रोकेंगे। आर्टिकल 21A के तहत आरटी एक्ट 2009 में जो पारित हुआ था उसमें भारत के जितने भी जो भारत है, भारत देश, शिक्षा का अधिकार सभी को है। तो हम किसी भी कलर के होंगे, किसी भी जेंडर के होंगे, किसी भी सेक्स के होंगे, हमको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सभी की एजुकेशन फ्री दी जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। इम्प्रूविंग द स्कूल इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, कहते हैं ना कि स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल इज़ द टेम्पल फॉर द एजुकेशन। शिक्षा के लिए स्कूल वो टेम्पल है जहाँ पे टीचर्स, यानी कि जो हमारे टीचर्स होते हैं एक कलाकार के तरीके से होते हैं, जो बच्चों को मोल्ड करते हैं ना, कि बच्चे को जिस भी मोल्ड में चाहेंगे बच्चे को कन्वर्ट कर देंगे थ्रू द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो स्कूल में जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना चाहिए, प्रॉपर क्लासेस की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, वॉशरूम, ठीक है, और इसके अलावा क्लासेस अच्छे से अरेंज होनी चाहिए ताकि बच्चे को पढ़ने के लिए कोई भी जो लर्निंग हिंड्रेंस होता है वो क्रिएट ना हो, उसके लर्निंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े एनवायरनमेंट का। तो हमको स्कूल का भी ध्यान देना पड़ेगा इक्विटी में। ये कॉन्सेप्ट जैसे आपने देखा होगा जो गाँव के स्कूल होते हैं वो बिल्कुल ढह होते हैं, बच्चे दरी पे बैठ के पढ़ते हैं, और कहीं कहीं पर तो दरी भी नहीं होती। तो क्या उनके साथ ये इक्विटी है? नहीं, उनको शिक्षा तो दी जा रही है लेकिन इक्विटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इक्विटी के कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं किया जा रहा। ये चीज़ हमको करनी है, तभी उनके पास फेयरनेस और जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपने ये भी देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने मतलब इक्विटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में समता को लाने के लिए कि निष्पक्ष रूप से सभी को शिक्षा मिले, तो उसके लिए बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में उसको हम कैसे डील कर सकते थे। यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट ने हमारी क्या स्कीम भी चलाई थी ना, स्कीम के तहत क्या हुआ था, जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आया था, तो उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। जैसे कि स्कीम के तहत पहला स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चले गए थे। फिर आप देखेंगे पढ़ो प्रदेश स्कीम चली थी। फिर नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो नया सवेरा है ना, नया सवेरा, इसके तहत बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती थी। पढ़ो प्रदेश में आप बच्चों को, जिन बच्चों के जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उनको वीक है, तो उनको हम लोन देकर बहुत सारी चीज़ें करा सकते थे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और भी चीज़ें थी, जैसे नई उड़ान है ना, नई उड़ान आया था, तो नई उड़ान के तहत भी जैसे यूपीएससी वाले जो एग्ज़ाम्स थे जिनका प्री निकल गया तो उनको मेंस की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग दी जाती थी। फिर नई मंजिल स्कीम, मतलब ऐसी बहुत सारी स्कीम चलाई गई थी जिनके तहत शिक्षा में क्या इक्विटी लाने के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फॉलो किया गया था, इनको थोड़ा सा पुश किया गया था ताकि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो सके विद द हेल्प ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन।
चलिए, अभी तो हम लोगों ने इक्विटी को डिटेल में पढ़ा और समझा। अभी हम बात करते हैं कि इक्वलिटी क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इक्वलिटी इन एजुकेशन, हमको शिक्षा में समानता की बात करना है। तो समानता मैंने आपको बताया, समानता का मतलब क्या हुआ कि सभी को इक्वल ट्रीट करना, सभी को एक समान ट्रीट करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी तरीके का वो बंदा हो, उसकी जो एबिलिटी हो, उसका जो टैलेंट हो, सबको समानता के अवसर मिले, वो है इक्वलिटी, सबको समान अवसर मिले। ठीक, चलिए इक्वलिटी को डिफाइन करते हैं हम। यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, इक्वलिटी या समानता। तो द स्टेट बीइंग इक्वल स्पेशली इन द स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटी, हमें सभी लोगों को समान अवसर देना है, स्पेशली उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनके अधिकारों के अकॉर्डिंग, और उनको समानता के अवसर देना, ताकि हर व्यक्ति अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सके, हर व्यक्ति अपने टैलेंट को दिखा सके। अगर हम सभी को समानता के अवसर देंगे तो वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट करने की बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि सोसाइटी में क्या है, बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, जो विषमताएं हैं, वो विद्यमान हैं। तो बच्चों को हमको विकास का समान अवसर देना पड़ेगा ना, बल्कि यहाँ पे नीड इस बात की है कि बच्चों को हमको ये बताना है कि उनको इक्वलिटी की भावना का अपने अंदर विकास करना है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कोई भी व्यक्ति हो, ये व्यक्तियों को बांटती नहीं है, बल्कि केवल सोच बांटती है। तो इसलिए अगर हम ऐसी सोच रखेंगे कि वो तो छोटी जाति का है, उसको हम पढ़ने का अधिकार नहीं देंगे, और हम केवल ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं तो हमको पढ़ने का अधिकार है, हम मॉडर्न हैं तो हमको पढ़ने का अधिकार है, नीचे सेक्शन को, जो वीकर सेक्शन है, उसमें हमारी लेडीज़ भी हैं, वुमेंस भी हैं, ठीक हो, SCs STs भी हैं, तो इनको पढ़ाई का अधिकार नहीं देना है। तो ऐसा नहीं करना है, हमको समानता का अधिकार सभी को देना है, चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस कितना भी अच्छा। अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप जानते हैं हमारा देश भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, फिर स्ट्रगल का कंडीशन आ जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी जो RT एक्ट है, आर्टिकल 21A, ठीक, तो वो क्या करता है, देश के सभी जितने भी लड़का लड़की हैं, बच्चा बच्ची हैं, सभी को फर्स्ट से लेकर 5th तक की, जिनकी एज 6 से 14 साल तक की बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। आपने इस चीज़ को देखा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम ना तो उनको फ्री एजुकेशन देंगे, मतलब उनको क्या करेंगे, उनके लिए उनको शिक्षा देने के लिए 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, फिर उनको ड्रेस देंगे, हम उनको बैग देंगे, उनको सारी स्टेशनरी फ्री देंगे और कंपलसरी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी न करके हम शिक्षा के थ्रू व्यक्ति के अंदर समानता के भाव को ला सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दे रखा है इक्वलिटी ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, इक्वलिटी ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस इन द स्कूल करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट सिस्टम एंड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ, यानी टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन होना चाहिए वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक टाइप होनी चाहिए। बच्चा जो होगा वो टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, और टीचर जो भी होगा वो बच्चे के अनुभव को कंसीडर करेगी। ऐसा नहीं करेगी कि डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ थिंकिंग है या पैडागोजी है, जो भी असेसमेंट है वो बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएगी। जो करिकुलम है स्कूल का वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और टीचर स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को समानता के भाव से वो ट्रीट करे। ऐसा नहीं है कि टीचर है तो बच्चे को केवल बच्चों के तरीके से ट्रीट करा, नहीं, बच्चे के भी अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, बच्चे के भी अपने थॉट होते हैं। तो यहाँ पे टीचर को एक अच्छे सिस्टम के तहत बच्चों को हर तरीके की जो करिकुलम शिक्षा है या पाठ्यक्रम के थ्रू जो शिक्षा है उसको देना चाहिए, ताकि चीज़ों उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप आ सके और वो समानता के भाव को शिक्षा में देख सके। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में है इक्वलिटी ऑफ लव एंड केयर। यहाँ पे प्यार और देखभाल के लिए समानता, टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर स्टूडेंट एंड टीचर टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स एंड कंसर्न। हमें बच्चों और टीचर को फ्री कर देना चाहिए, उनको इतना स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए कि वो एक दूसरे के प्रति प्यार और देखभाल की जो फीलिंग्स है, जो कंसर्न है, उसको वो एक दूसरे से बांट सकें, ताकि अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को जो कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है, वो टीचर से प्रॉपर तरीके से पूछ सकता है। और टीचर को भी ये कोशिश करना चाहिए कि हर बच्चे को वो सेटिस्फाइड करे अपनी टीचिंग मेथड से और अपने पढ़ाने के तरीके से। ठीक है, तो इन सब चीज़ें की भी समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, टीचर शुड गिव चांस टू ऑल स्टूडेंट फॉर अ फ्री इंटरेक्शन इन द लर्निंग। टीचर को हर बच्चे को बराबरी का चांस देना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी हो अपने साथ उसको लर्निंग प्रोसेस में फ्रीली इंटरेक्ट करना चाहिए और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे वो पीछे के बच्चे हों, चाहे वो बीच के बच्चे हों, चाहे वो फर्स्ट बेंचेस के बच्चे हों। उनको सीखने के लिए अगर वो तत्पर है तो टीचर को इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे बच्चे को देनी चाहिए। लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन द चॉइस एंड द पेस ऑफ द, जो भी लर्निंग एक्टिविटी टीचर क्लास के लिए प्लान करेगा, स्कूल के लिए प्लान होगा, वो बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और बच्चों को फ्री करना चाहिए कि तुमको जो भी सीखना है इस एनवायरनमेंट में तुम सीख सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है बेनिफिट्स
ऑफ इक्वलिटी इन एजुकेशन, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे शिक्षा में इक्वलिटी को लाने का। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लो चार्ट है, आप इस फ्लो चार्ट को देखिएगा। यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, तो बेनिफिट्स ऑफ, और छोटा करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक, आप इसको बना लीजिएगा स्क्रॉल करके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे बेनिफिट्स ऑफ इक्वलिटी इन एजुकेशन का क्या बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन टू ऑल पीपल इन द डेमोक्रेसी, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री एक्यूड। देखिए शिक्षा से बेनिफिट ये होगा इक्वलिटी में लाने का कि जितने भी लोग होंगे, चूँकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमको सभी को शिक्षा का समानता का अधिकार होने के साथ साथ शिक्षा लेने का भी अधिकार होगा। और जब हमारी कंट्री जो है युवा लोगों से भरी पड़ी हुई, तो हमारे युवा अगर शिक्षित होंगे तो हमारी कंट्री का विकास होगा, हमारी कंट्री डेवलप्ड होगी, और डेवलप होने के साथ साथ चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट करेगी, क्योंकि पता है कि शिक्षा का यूज़ क्या है, शिक्षा कितना बड़ा टूल है बच्चों को आगे ले जाने में। और जब हमारा अच्छे बच्चे पढ़ के निकलेंगे, अच्छे जॉब करेंगे वो, तो हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा। यानी कि पैसों की भी बात कर सकते हैं हम, इकोनॉमिकल चीज़ों की बात कर सकते हैं, टेक्निकल चीज़ों की बात कर सकते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ों की बात कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन में इक्वलिटी लाने का ये बेनिफिट भी हो सकता है। अगर हम सभी को समान अवसर देंगे तो गरीब जाति के लोग भी पढ़ सकते हैं, पुअर जाति के लोग भी ऊपर आ सकते हैं, अपनी कंडीशन को वो क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। रैपिड एडवांसमेंट ऑफ नेशन, और आपको अब पता है कि हमारे देश के लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना ही हमारा नेशन या राष्ट्र क्या होगा, एडवांस बनेगा। नेक्स्ट हो सकता है गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इम्प्रूव्स देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत लड़कियों को भी उतना शिक्षा का अधिकार देना चाहिए जो हम लड़कों को देते चले आ रहे हैं, तभी हमारी सोसाइटी क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और आपने ये देखा होगा कि अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं, हम पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो वो पुरुष की शिक्षा केवल एक फैमिली तक लिमिट रह जाती है, उसकी शिक्षा केवल वो शिक्षा लेकर जॉब करेगा और अपनी फैमिली को पालेगा। बट अगर हम एक वुमेन को लिटरेट करते हैं या वुमेन को शिक्षा देते हैं, तो वो वुमेन अपनी फैमिली के साथ साथ जिस फैमिली में उसकी शादी होगी उस फैमिली को शिक्षा देगी, फिर वो अपने बच्चों को देगी, फिर बच्चों से बच्चों को देगी, फिर ये काम जनरेशन यानी कि पूरे नेशन को शिक्षा दे सकते हैं अगर हम वुमेन्स को भी क्या करें, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे शिक्षा में लेने के लिए। और वो देखिए वीकर सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो वुमेन्स के लिए भी बहुत सारे आर्टिकल्स थे, जैसे आर्टिकल 15 की बात हमने की थी, तो आर्टिकल 15 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, आर्टिकल 46 लिख सकते हैं। जैसे 15 में ये बोला गया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई मेल हो या फीमेल हो उनको शिक्षा दी जाएगी। और 15 में भी हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की। फिर हमारा 17 आया अनटचबिलिटी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसको अनटचबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमको ख़त्म करना है, अबोलाइज करना है। फिर 46 में SC ST के तहत जो भी लोग होंगे उनको भी शिक्षा देने की बात की जाएगी। फिर आपने ये भी देखा होगा कि शिक्षा में इक्वलिटी लाने के लिए आर्टिकल 350A है ना, क्लॉज ए, तो 350A में क्या बोला गया है कि शिक्षा जो दी जाए वो मदर टंग में दी जाए। मदर टंग का मतलब मान लीजिए बहुत रूरल एरिया में गए हैं हम, कहीं भी गए तो वहाँ के बच्चों को मदर टंग का मतलब उनकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, लोकल लैंग्वेज हो सकती है। तो कभी कभी बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा टीचर या कोई लोकल बंदा अथॉर्ड करना चाहिए स्कूल वाले को, कि ताकि वो बच्चों को लोकल लैंग्वेज में भी चीज़ों को समझा सके। क्योंकि देखिए अगर मदर टंग में बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल है तो हमको वो प्राथमिक शिक्षा हमको मदर टंग में देनी ही पड़ेगी। उसके लिए हम किसी लोकल बंदे को अरेंज कर सकते हैं जिसको वहाँ की लोकल और रीजनल लैंग्वेज आ सकती है, तभी हम इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले उसकी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तभी तो वो शिक्षा ले पाएगा बराबरी से। इस चीज़ को यहाँ पे आप डाल सकते हैं इन आर्टिकल्स को। ओके, वी कैन मूव ऑन द, अब हम अपने मेन कंटेक्स्ट में आते हैं कि हमको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी। तो हम इनको देख सकते हैं, भीमराव राम जी अम्बेडकर, इनके बारे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो भीमराव राम जी अम्बेडकर पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राम जी को बाबा साहेब भी बोलते हैं। हु वॉज बॉर्न ऑन द 14 अप्रैल, जो कि 14 अप्रैल को पैदा हुए थे 1891 इन अम्बाडावे विलेज। अम्बाडावे विलेज में उनका जन्म हुआ था 1891 में, जो कि कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, वेट अ मिनट, नेक्स्ट पॉइंट है Being born from मोहर कास्ट, he was treated as the untouchable and subject to socio-economic discrimination। उनको, वो जिस कास्ट में पैदा हुए थे उस कास्ट का नाम मोहार था, और उनको छुआछूत के सब्जेक्ट से या उनको लोग छूते नहीं थे, उनको छूना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि उनका जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस था वो बहुत ही लो था, वो नीची जाति के थे, तो इसलिए लोग उनको घरों में आना भी पसंद नहीं करते थे, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो उनके साथ इस तरीके का क्या हुआ, अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया
और डिस्क्रिमिनेशन के तहत उनको ये बोला गया कि ये नीची जाति के हैं तो इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, इनको साथ में उठने बैठने का अधिकार नहीं होगा, ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं जैसे कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नीची जाति के हैं। तो सोचिए कास्ट को लेके कितना डिस्क्रिमिनेशन था इनके साथ। फिर है ही इज नोन फॉर हिज इंस्पायरेशनल वर्क फॉर दलित कम्युनिटी। तभी इन्होंने दलित कम्युनिटी यानी कि SC ST की अपलिफ्टमेंट की बात की और उन्होंने बोला कि नीची जाति को भी शिक्षा लेने का अधिकार है जैसे हम भारत के सभी लोगों को। तभी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा काम किया है। और आप जान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। फिर ही वॉज इंडियन जूरिस्ट, ये एक इंडियन जूरिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक भी थे। इन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय को ख़त्म करने के लिए क्या किया, बहुत सारे एफर्ट किए, बहुत सारे काम किए ताकि जो चीज़ इनके साथ हुई वो देश के बाकी बच्चों के साथ ना हो। इसीलिए इस छोटे से बच्चे ने बड़े होकर भारत के संविधान को लिख दिया, जो कि हमारे भारत का एक सपना है। इस संविधान के तहत हम देश का हर बच्चा पढ़ सकता है। भारत को इतनी पावर दी गई, देश के हर बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पावर दी गई, उनके फंडामेंटल राइट्स की बात की इन्होंने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की, इतने सारे स्कीम्स दिए, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बने जिसके थ्रू हम शिक्षा लेकर अपनी जाति को तो नहीं चेंज कर सकते लेकिन अपने स्टैंडर्ड को उठा सकते हैं। और वैसे भी शिक्षा में अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम कास्ट की बात तो करेंगे ही नहीं। तो इन्होंने काम किया। आप ये देख सकते हैं ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ये पहले भारत के इंडिपेंडेंट भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने क्या किया था, आर्किटेक्ट इन डिज़ाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था, डिज़ाइनिंग की थी, जो कि भारत का ड्रीम था, टोन था, लैंग्वेज था कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल, ये सारी चीज़ें। अंबेडकर वॉज द सन ऑफ द रामजी मोलोजी सकपाल हु सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी। अंबेडकर जी जो थे वो रामजी मलोजी सकपाल के बेटे थे, हु सिक्योर्ड इन द हु सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी, जो कि ब्रिटिश आर्मी में सेवा करते थे। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, इनका थोड़ा सा डिटेल था, इनके ऑटोबायोग्राफी टाइप। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन, इनकी शिक्षा क्या थी, तो रामजी सकपोल यूज्ड हिज आर्मी इन्फ्लुएंसेस फॉर हिज चिल्ड्रन टू स्टडी एट द गवर्नमेंट स्कूल एज द फेस्ड रेजिस्टेंस ऑनिंग टू देयर कास्ट। अब उन रामजी सकपाल को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी क्योंकि ये आर्मी में सर्विस कर रहे थे। तो इनके बच्चों को इन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में डाला, जहाँ पे इनको अपनी कास्ट को लेकर बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1897 अम्बेडकर वॉज द ओनली टचेबल एनरोल एट द एल्फीस्टोन हाई स्कूल मध्य प्रदेश। इन्होंने 1897 में क्या किया, एनरोल किया था जो एल्फीस्टोन हाई स्कूल है वहाँ से मध्य प्रदेश में 1907 में 1907, और ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिक लेवल ऑफ द स्टडी, यहाँ से इन्होंने अपनी हाई स्कूल की डिग्री कंप्लीट की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इनका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है। 1912 में देखिए क्या किया इन्होंने, ही obtained his degree in economics and political science for बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को कंप्लीट किया, कब? 1912 में। फिर लेटर ही अर्न लॉ डिग्री, उन्होंने अर्न किया लॉ डिग्री को फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द वेरियस डॉक्टरेट्स फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने ये डिग्रियां भी ली, है ना। फिर नेक्स्ट बात की हम लोगों ने, इन जून 1916 अम्बेडकर सबमिटेड हिज थीसिस फॉर डिग्री ऑफ PhD, उन्होंने PhD की डिग्री की थीसिस को 1916 में सबमिट किया। तो ये थोड़ा सा उनका क्या था, एजुकेशन पर्सपेक्टिव था कि उनकी एजुकेशन कैसी थी। चलिए अब हम जानते हैं अम्बेडकर्स आइडियाज़ ऑन एजुकेशन, कि अम्बेडकर जी के क्या आइडियाज़ हैं शिक्षा पर। तो देखिए इनका पहला पॉइंट देख सकते हैं हम। पहला पॉइंट में, प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वल्नरेबल सेक्शन एट द प्रोवाइड्स देम नेसेसरी प्लेटफॉर्म टू द एंटर द पब्लिक लाइफ, यानी कि प्राथमिक शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों, उन सेक्शंस के लिए, ताकि उनको प्रॉपर तरीके का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को क्या करे, सुधार कर सके। यानी कि प्राथमिक एजुकेशन कम से कम बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए प्राथमिक एजुकेशन अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो बच्चा आगे जाकर लीड नहीं कर पाएगा, और अपने मतलब एक तरीके से जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या करती है, हमारे आगे की एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है और एक बेस का काम करती है। इसलिए इनका कहना था कि प्राथमिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है देश के प्रत्येक बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बात की इन्होंने, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज टू सी दैट द एवरी चाइल्ड दैट एंटर्स द पोर्टल ऑफ ए प्राइमरी स्कूल डज नॉट लीव इट ओनली एट एज व्हेन इट बिकम्स लिटरेट थ्रू आउट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन का उद्देश्य क्या था कि हर बच्चे को
यानी कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार हो, ठीक है, हर बच्चे को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि वो बच्चा किसी रीज़न की वजह से अपने क्या करे, प्राइमरी स्कूल को छोड़ दे और फिर वो पूरी ज़िंदगी क्या हो, किसी भी तरीके से इलिटरेट ना हो पाए। तो इसलिए प्राथमिक स्कूल में बच्चा जिस भी एज का है, जिस भी मैटर का है, कहीं से भी बिलोंग करता है, उसको आप उसी क्लास में एडमिशन दे सकते हैं। ये भी था प्राथमिक एजुकेशन का प्रोविज़न कि बच्चा एनरोल हो प्रॉपर तरीके से, मतलब प्रोविज़न रखा जाए कि ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे एनरोल हो सके, फिर रिटेंशन किया जाए ताकि अपनी पढ़ाई वो बीच में छोड़ ना सके, एटलीस्ट वो अपनी प्राइमरी की एजुकेशन क्या करे, कंप्लीट करे। इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, टू मेक हायर एजुकेशन एज अ चीप टू द पीपल ऑफ द लोअर कास्ट, यानी कि उनका ये कहना था कि जो उच्च शिक्षा है वो थोड़ी सी सस्ती की जाए उन लोगों के लिए जो लोअर कास्ट के हैं, जो क्या है, जो इकोनॉमिकली थोड़े से वीक हैं, जिनको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या की जाए, प्राथमिक शिक्षा को, हायर एजुकेशन को थोड़ा सा सस्ता किया जाए ताकि वो भी क्या करें, हायर एजुकेशन के थ्रू शिक्षा लें और शिक्षा लेकर अपने क्या करें, अपने वैल्यूज़ को बढ़ाएं और अपने एजुकेशन के थ्रू वो कुछ अच्छा कर सके। तो इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी बनी, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी थे जिनके तहत क्या उनको शिक्षा देने का प्रोविज़न किया गया। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ समथिंग विच आउट टू बी ब्रॉट विद इन द रीच ऑफ एवरीवन। देखिए शिक्षा क्या है, बहुत कुछ है जो बच्चे के अंदर से, हर लोगों के अंदर से वो सारी चीज़ें बाहर निकालता है जो बच्चे के अंदर क्या होती है, छिपी हुई होती हैं। तो अम्बेडकर जी का ये कहना था कि देश के प्रत्येक बच्चे को हमको पढ़ाना है और देश के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाएंगे अगर, तो हम क्या होगा, वो शिक्षा के समान अवसर देकर उनको हम पढ़ा सकते हैं ताकि अपना देश क्या हो, प्रोग्रेस करे। और अगर हम इस बारे में बात नहीं कर सकते तो हम कम से कम जो हमारे देश के 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ाई कराएंगे तो वो कारखानों में काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पे आर्टिकल 29 की बात कर सकते हैं हम, फिर है आर्टिकल 23, 24 की बात कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो बैकवर्ड पीपुल हैं, मतलब जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, SC STs हैं, उनके लिए भी अलग तरीके का प्रोविज़न बना था। जैसे आर्टिकल 15 और 16, 15 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। 16 में भी हम लोगों ने शिक्षा लेने की बात की, उनको शिक्षा में आरक्षण दिया गया। ठीक है, जिससे, और अगर हम बात करते हैं 15, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए क्या थी, स्पेशल प्रोविज़न था कि इसके तहत वो शिक्षा ले सकते हैं। फिर हमने 17 बात की थी, अनटचेबिलिटी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर हम डालेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और आप आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हम आर्टिकल्स का 2-3 बार ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप बहुत सारे आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 29 कर सकते हैं आप, फिर बात करेंगे तो हम 29 हो गया, 41 हो गया आपका, 42 हो गया, 43 हो गया, 46 हो गया। ये सारे आर्टिकल आपको हेल्प करेंगे। आप चाहे तो फंडामेंटल राइट्स वाले में देख सकते हैं और DPSP वाले में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ओके, वी कैन मूव ऑन द अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या थे डॉक्टर BR अम्बेडकर के? तो वाइल प्रैक्टिसिंग लॉ इन बॉम्बे हाई कोर्ट he tries to best the uplift the status of untouchable। मतलब वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो उन्होंने अपनी तरीके से बेस्ट ट्राई किया कि जो अनटचेबिलिटी, यानी कि जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, SC ST हो गए या और भी बैकवर्ड सेक्शन है, तो उनके स्टेटस को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। ठीक है, ताकि वो उनको भी कुछ अच्छा दिया जाए ताकि वो अपनी सोसाइटी में शिक्षा लेकर ऊपर उठ सके। तो इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया, अपलिफ्ट किया और इन्होंने जो छुआछूत की चीज़ें थी उसको कम करने की कोशिश की, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर है ही वॉज मैन बिहाइंड कोटा रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। और ये इन्हीं के पीछे रीज़न है कि जो कोटा रिजर्वेशन और कोटा की हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए भारत में, इन्हीं का रीज़न है। इन्होंने इस पर इतना काम किया था और उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे भारत में, और जो SC के बच्चे थे रिजर्वेशन के थ्रू आज के डेट में बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये अम्बेडकर जी का ही हाथ रहा है। और अम्बेडकर जी वो मैन थे जिन्होंने रिजर्वेशन के तहत उन शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जो इंडिया में थे उनको रिजर्वेशन के माध्यम से ऊपर उठाया, स्कॉलरशिप मिली। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी होंगी जो SC STs के बच्चे होते हैं, उनके एडमिशन लेने में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम कर दी जाती है ताकि वो क्या एडमिशन ले सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे की गई। तो ये इनका बहुत बड़ा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, ये इनका ग्रेट अचीवमेंट था। फिर 1990 आफ्टर हिज डेथ ही वॉज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन। 1990 में इनकी मौत के बाद इनको अवार्ड किया गया था भारत रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अम्बेडकर जी के अचीवमेंट को देखा। ठीक है,
पॉइंट्स फॉर रिफ्लेक्शन, आप कुछ होमवर्क कर सकते हैं इन पे। और रीड द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी को रीड कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कीजिए जिन्होंने सोशल जस्टिस पे काम किया हुआ है, समाज में न्याय दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, आप इस पर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि उन्होंने शोषण के विरुद्ध काम करने की बात की थी, सभी नागरिकों को समान देने के अधिकार की बात की थी, अभिव्यक्ति की बात की थी, समान वेतन की बात की थी। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मैंने ओरली बोल दिया है। एंड व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आइडियाज़ ऑन द रिजर्वेशन इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। आज के कंटेक्स्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो रिजर्वेशन का आइडिया है वो कितना फिट बैठता है, आप इस पर थोड़ा वर्क कीजिएगा। और मेरे हिसाब से मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। लर्न विद को आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। और एक बार मैं टॉपिक को फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ, फटाफट आप देख लीजिए। आज हम लोगों ने कोर्स 8 का यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया, जो कि था हमारा सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन में टॉपिक था हमारा एजुकेशन इन रिलेशन टू द मॉडर्न वैल्यू, जिसके कंटेक्स्ट में हमने इक्विटी पढ़ा, इक्वालिटी पढ़ा, फिर इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी पढ़ा, सोशल जस्टिस, डिग्निटी इन द रेफरेंस टू द अम्बेडकर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू लिया तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों को समझा, फिर ऑब्जेक्टिव्स देखें, फिर हमने मॉडल वैल्यूज़ ऑन एजुकेशन में बात की, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, फिर अंडरस्टैंड किया कि इक्वलिटी और इक्विटी क्या है। आप इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगा कि जिसको जैसी नीड हो उसके अकॉर्डिंग दिया जाए तो इक्विटी है, और सभी को बराबर दिया जाए तो वो इक्वलिटी है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यू, इक्विटी के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिटेल में समझा यहाँ पे, इस चीज़ को देख सकते हैं आप। फिर इसके अलावा इक्विटी को फेयर और ये सारे डायग्राम्स देखे हम लोगों ने। फिर इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में इक्विटी की क्या बात की, उसकी बात की। फिर हम लोगों ने इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर इक्वलिटी के बेनिफिट्स को देखा शिक्षा में, ठीक। इसको फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, फिर उनका एजुकेशन पढ़ा और उनके आइडियाज़ को पढ़ा कि वो शिक्षा को लेके क्या सोचते थे। तो हेयर और द कंप्लीट, और ये एक बड़ा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है कोर्स 8 का नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 6 सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, एंड द टॉपिक इज द एजुकेशन इन रिलेशन टू द मॉडर्न वैल्यूज। सो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, लॉजिक रहा हो, लोगों को हेल्प करिए आप इस वीडियो के थ्रू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। इन केस कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।